हम आ गए हैं चैप्टर 3 पे, द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से लेकर 1916 तक। ये चैप्टर जो है दो फेजेस में बटा हुआ है, अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट। और जो तीसरा फेज है गांधीयन एरा, वो हमें चैप्टर 4 में पढ़ना और चैप्टर 5 में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अर्ली नेशनलिस्ट जो है वो कौन कौन है। वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। तो जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि वो लोग काफ़ी इंग्लिश एजुकेटेड हैं, यानी कि वो लोग विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। इसीलिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट में कांग्रेस के नेता हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो डोमिनेट कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हैं। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, लीडर्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी। काफ़ी जैसे रूसो के सिद्धांत से कभी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, थॉमस पैने के सिद्धांत से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। और उनको विश्वास क्या है कि इंडिविजुअल की अपनी इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, और हर व्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम का अधिकार है, और समानता का अधिकार है, इक्वालिटी का अधिकार है। ठीक, वो ये समझते हैं कि ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, वो हमारे साथ क्या करेंगे, न्याय करेंगे, गलत नहीं करेंगे। क्योंकि वो देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा किया है। कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा किया है, रेलवेज लाकर, टेलीग्राम लाकर, ये सारे सिस्टम से कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ। तो उनको ऐसा लगता है कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो भारत में सब कुछ अच्छा ही करेंगे। वो ये समझते हैं कि वो अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते, और वो ये भी समझते हैं कि अंग्रेज भारत में तो सुधार करेंगे। तो लोगों की जो भी ग्रीवियांसेस हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट जनरेशन के जो लीडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि अंग्रेजों के पास पीसफुली कम्युनिकेशन करके जो लोगों की दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सॉल्व करवाने का काम किया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहते, डायरेक्ट अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। सीधी सीधी बात यही है कि पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से अंग्रेजों से बात करके लोगों की ग्रीवियंसेस को सॉल्व कराया जाएगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट इंडिया का कराया जाएगा। डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट्स और मेथड्स ऑफ द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स का मतलब अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट में एक ट्रिक तुम्हें पता है नेताओं के नाम की, MMGG, बार और DDSP। ठीक है, तो पहली डिमांड क्या है, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर। पहली डिमांड क्या, डिमांड उनकी बहुत सारी है, लेकिन मैंने लिखी है 4 ही, क्योंकि बोर्ड में 3 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिख के उनको इलेबोरेट कर देना, फुल मार्क्स आ जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखा है। तो पहली डिमांड क्या है मॉडरेट्स की, रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर। रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि भारत में जो कानून बन रहा है वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत बनता है। प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। प्रोविंसेस का मतलब होता है उस समय स्टेट्स, छोटी छोटी स्टेट्स, जैसे इस समय 28 स्टेट्स हैं, तो उस समय भी इंडिया जो है वो प्रोविंसेस में बटा हुआ है। तो प्रोविंसेस में उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मतलब कानून बनाने वाले विधानसभा टाइप चीज़ें नहीं। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि स्टेट में भी, प्रोविंस में भी लेजिस्लेचर बन जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाए, ताकि जो लोकल लोग हैं वो लोकल एरियाज के जो मुद्दे हैं उनको ज़्यादा अच्छे समझते हैं और उनको रिजॉल्व करवा सकेंगे, पहली बात। दूसरी डिमांड है इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड है इंडियंस के लिए वो बहुत ही रेसिस्ट है, RACIST। रेसिस्ट हो जाने का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं कि जो इंडियंस हैं उनका स्टेटस ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट जो है, गवर्नमेंट नौकरियां जो है उनको कर सके। तो वो चाहते हैं कि भैया जो अर्ली नेशनलिस्ट है वो चाह रहे हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिले, हाई रैंक की, अधिकारी लेवल की। थर्ड पॉइंट है होल्डिंग ऑफ ICS एग्जाम इन इंडिया। ICS का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिविल सर्विस, जो उस समय का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जैसे आज UPSC का IAS PCS का एग्जाम होता है, PCS नहीं IAS का एग्जाम होता है। तो होल्डिंग ऑफ ICS मतलब इंडियन सिविल सर्विस, ये एग्जाम उस समय केवल और केवल लंदन में होता था। तो इन लोगों की डिमांड है कि इंडिया में भी इस एग्जाम को कराया जाए, क्योंकि भारत में इतने अमीर लोग तो नहीं रहते कि वो एरोप्लेन का फेयर देकर लंदन जाएं और वहाँ पेपर दें और उसके बाद फिर वापस लौट के आए, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं। चौथा पॉइंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में आपसी संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं जज हूँ तो मेरा दोस्त कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, वरना पुलिस वाला किसी से मिल जाएगा और
वो मुझे खरीद लेगा या मैं उसका दोस्त हूँ तो मैं उसके लिए फैसला दे दूंगा। तो जुडिशरी का हमेशा सेपरेशन एग्जीक्यूटिव से होना ही चाहिए। आज हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म में जो 3 ऑर्गन से सरकार की, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, तीनों अपना फ्री होकर काम करती है। तो वही उनकी डिमांड थी कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स क्या हैं अर्ली नेशनलिस्ट के। ट्रिपल पी वर्ड याद रखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ट्रिपल पी का मतलब क्या है? पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है एप्लीकेशन डालना, अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के सामने जाके उनको एप्लीकेशन लिखना कि भैया मेरी डिमांड ये है, पीसफुल डिमांड ये है, आप इनको मान लो। पिटीशन। प्रेयर करना तो सबको पता है, विनती करना, अंग्रेजों के सामने विनती करते रहो। पैम्फलेट बांटो, लोगों के पास घर घर जाकर उनको पैम्फलेट देते रहो, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताते रहो। सेकेंड मेथड क्या है? न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाओ, जो अंग्रेज गलत कर रहे हैं उनके बारे में समाचार पत्रों में छपवा दो। सरकार जो भी गलत कर रही है तो सरकार को क्रिटिसाइज भी करना है। क्रिटिसाइज करना मतलब जो भी तुमने गलत किया वो मैं तुमको बताऊं कि तुम क्या गलत कर रहे हो। तो अखबारों में गवर्नमेंट कौन? अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, और पब्लिक ओपिनियन को भी मोबिलाइज करना है कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों की बात सरकार तक पहुंच जाए। अब अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में लास्ट टॉपिक है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, कि अर्ली नेशनलिस्ट को उन्होंने क्या अचीव कर लिया। तो मिनिमल अचीव किया है, नाम मात्र अचीव किया। उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी, मैंने यहाँ पे 4 लिखी हुई थी, उसके अलावा भी बुक्स में कई सारी डिमांड दी हुई, लेकिन मिनिमल अचीवमेंट है। सिर्फ 2 ही चीज़ वो अचीव कर पाई। क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास करवा लिया उन्हें। इसके तहत जो लेजिस्लेचर था उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया, ए लार्ज लेजिस्लेचर, और जो इंडियन मेंबर वहां पर गए वो केवल और केवल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह गए, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, खाली बैठे रहेंगे, देखेंगे कानून बन रहा है। सेकंड, आईसीएस एग्जाम जो लंदन में होता था वो अब इंडिया में भी होगा उसी समय। ये उनकी अचीवमेंट थी। ठीक है। लिमिटेशंस क्या है कि अर्ली नेशनलिस्ट जो है वो क्यों ऐसे फेल होते हुए दिख रहे हैं? सबसे पहले लैक द मास बेस, उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एजुकेटेड इलाइट से, भारत में तो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो जो भी उनकी पॉलिसीज हैं या आइडियोलॉजी है वो सारी की सारी वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित है, तो इनका भारतीयों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो वो ग्रास रूट रियलिटी से पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए हैं। सेग्रीगेटेड मतलब होता है, सेग्रीगेट का मतलब क्यों ना, अलग होना, तो सेग्रीगेटेड फ्रॉम ग्रास रूट रियलिटीज। तो ये इसमें था। असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में सब खत्म हो गया है। अब जो पार्ट 3 आएगा या पार्ट 4 आएगा, जो भी वीडियो आएगा अगला, उसमें हम पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में, कि रेडिकल्स क्यों आए, उनके मेथड्स क्या थे, उनकी अचीवमेंट क्या थी।